तेलंगाना के किसान ही रियासत की रूह हैं, उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर जैष्णो देव वर्मा। तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा धान पैदा करने वाली रियासत है। 35 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया गया। किसान भरोसा स्कीम के तहत हर एकड़ पर 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। गवर्नर जैष्णो देव वर्मा असेंबली में। Telangana has emerged as the highest paddy producer in the country, with a record of 260 lakh metric tons of production. This is a testament of the resilience, dedication of our farmers, and this government stands shoulder to shoulder with them. To ensure financial security, my government has implemented a rupees 2 lakh crop loan waiver, benefiting 25.35 lakh farmers, amounting to 20,616.89 crore. This is not assistance, it is a justice and a reflection of the time implementation of the commitments of my government. Further, under the Raiti Bharosa scheme, direct financial assistance has been enhanced to rupees 12,000 per acre per year. कांग्रेस हुकूमत 19 तारीख को असेंबली में बजट पेश करेगी। बीएससी में फैसला किया गया कि बजट इजलास 27 तारीख तक जारी रहेगा। 14 मार्च को होली के मौके पर असेंबली की छठी रहेगी, जबकि 15 मार्च को गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की करारदाद पर बहस होगी। 21 मार्च को बजट पर तफसीली बहस की जाएगी। कम अज कम 20 दिन असेंबली चलाने का मुतालबा किया। वुज़रा को असेंबली में तैयारी के साथ आना चाहिए। हमने निशानदेही की कि वजीर आला खुद स्पीकर पर दबाव डाल रहे हैं कि अपोजिशन को माइक न दिया जाए। असेंबली में बिलों की अदायगी पर 20% कमीशन के मामले पर बहस का मुतालबा किया। किसानों के मसाइल, पीने और आबपाशी के पानी की मुश्किलात और 6 गारंटी स्कीमों पर अमल न होने पर असेंबली में बातचीत की दरखास्त की। संकिशाला रिटेनिंग वाल का गिरना, पीडा वागो का बह जाना, विटिम पंप हाउस का डूब जाना और SLBC टनल के इंहिदाम जैसे मामलात पर असेंबली में गुफ्तगू का मुतालबा किया। कृष्णा नदी के पानी के इस्तेमाल में रियासती हुकूमत की नाकामी पर असेंबली में बहस होनी चाहिए। बीएससी मीटिंग के बाद हरीश राव की गुफ्तगू। बजट इजलास में शिरकत के लिए तेलंगाना असेंबली पहुंचे BRS सरबराह के CR। BRS के सरबराह और साबिक वजीर आला के चंद्र शेखर राव के CR आज तेलंगाना असेंबली पहुंचे ताकि बजट इजलास में शिरकत कर सके। ये पहला मौका है जब वो अपोजिशन लीडर के तौर पर असेंबली में दाखिल हुए हैं। कांग्रेस हुकूमत की संगीन नाकामी के सबब 480 से जायद किसानों ने खुदकुशी कर ली। हर तरफ खेत सूख चुके हैं और किसान शदीद परेशानी में मुब्तला है। किसान उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नर की जानिब से पानी छोड़ने का ऐलान होगा ताकि उनकी फसलें सूखने से बच जाएं, लेकिन उन्हें सिर्फ मायूसी ही मिली। असेंबली मीडिया पॉइंट पर KTR महज के CR से अंधी दुश्मनी में मुब्तला हैकर उम्दा की मुरम्मत न करवाते हुए 15 माह तक नजरअंदाज किया गया, जिसके नतीजे में गोदावरी के तमाम ज़री इलाके बंजर हो गए। नाअहल वजीर आला रेवंत रेड्डी की वजह से लाखों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी है।
खुश्क हो चुके खेतों की मुकम्मल जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी पर आयद होती है। KTR 3 साल बाद कांग्रेस को इसकी मां क़यादत और राहुल गांधी के वालिद रहनुमाई को सलीके से पैक करके सेक्रेटरीट से गांधी भून भेज देंगे, जहां रखना हो वहां रख लें। కాంగ్రెస్ సర్కారు యొక్క ఘోర వైఫల్యం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో రైతాంగం ఆందోళనలో ఉంది. ఎక్కడికక్కడ పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. రైతులు ఇప్పటికే 480 పైచిలకు మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వాళ్లకు కనీసం ఒక్క మాట, వాళ్లకు సాంత్వన చేకూర్చే మాట, వాళ్లకు ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే మాట, వాళ్లకు భరోసానిచ్చే ఒక్క మాటనన్నా గవర్నర్ నోటెంబడి వస్తుందేమో. పంటలు ఎండిపోకుండా కాపాడుతాం, నీళ్ళు ఇస్తాం, బుద్ధి తెచ్చుకున్నాం, ఇకనైనా బుద్ధితో మెదులుతామని చెప్పి ఒక్క మాటన్నా చెప్తారేమో అనుకున్నాం. ఒక్క మాట కూడా వారి నోటెంబడ రాలేదు. కాంగ్రెస్ తల్లిని తీసుకొచ్చి రుద్ది, కాంగ్రెస్ తల్లిని సెక్రటేరియట్లో పెట్టి, రాహుల్ గాంధీ తండ్రిని సెక్రటేరియట్ ముందు పెట్టి, అదేదో గొప్ప పని చేసినట్టు, తెలంగాణకు వాళ్ళేదో ఉద్ధరించినట్టు సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్న ఈ ప్రభుత్వానికి మేము చెప్పేది ఒకటే: కాంగ్రెస్ తల్లిని, రాహుల్ గాంధీ తండ్రిని మంచిగా భద్రంగా ప్యాక్ చేసి గాంధీ భవన్ పంపిస్తాం. 3 ఏళ్ల తర్వాత తప్పకుండా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో అక్కడ పెట్టుకోండి అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, గవర్నర్ గారి ప్రసంగం ఈరోజు తాగునీటి సంక్షోభం రోజు రోజుకు తీవ్రమవుతా ఉంది. కేవలం కేసీఆర్ గారి మీద గుడ్డి ద్వేషంతో, మా పార్టీ మీద గుడ్డి కోపంతో అక్కడ మేడిగడ్డను రిపేర్ చేయకుండా 15 నెలలు ఎండబెట్టడం వల్ల ఇవాళ మొత్తం గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో ఎండిపోతున్న ప్రతి ఎకరా పంటకు బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది రేవంత్ రెడ్డి అనే ఈ ముఖ్యమంత్రి. రేవంత్ రెడ్డి అనే చేతగాని ముఖ్యమంత్రి వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో లక్షలాది ఎకరాల్లో పంటలు ఎండిపోతుంటే, ఆ పంట ఎండిపోయి అవస్థలు పడుతున్న రైతులు, తమ పొలాన్ని నిప్పు పెట్టుకుంటున్న రైతులు, తమ పొలంలో ఇలా గొర్రెలను మేకలను మేపుతున్న రైతులు వాళ్ళు ఎదురు చూసిండ్రు. గవర్నర్ గారి ప్రసంగం నుంచి ఒక్క మాటన్న వస్తుందేమో, మేము పంటలను ఎండిపోకుండా కాపాడుతాం, మేమున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తున్నది, మీకు రిపేర్ చేస్తాం మేడిగడ్డను, ఇన్ని రోజులు కేసీఆర్ గారి మీద గుడ్డి కోపంతో తప్పు చేసినాం అని ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటారు అనుకున్నాం. ఆ సోయి కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. हल्दी के किसानों को मुनासिब अक्ल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए। रियासती और मरकजी हुकूमत की सर्द महरी के बाइस किसान सरापा एहतजाज। राहुल गांधी दी अरविंद बंडी संजय की बेहिस्सी की शदीद मजम्मत। के कविता जिला निजामाबाद के हल्दी किसान अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत न मिलने पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत उनकी परेशानियों पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। किसानों को उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा न मिलना अफसोसनाक है। इस मामला में हुकूमत की खामोशी उनके मसाइल को मजीद बढ़ा रही है। इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि हल्दी को 15,000 रुपए फी क्विंटल कीमत दी जाएगी, लेकिन आज किसानों को 9,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। हुकूमत का अपने ही वादों से मकर जाना किसानों के साथ सरी धोखा है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के साथ इंसाफ करे और फौरी तौर पर हल्दी को 15,000 रुपए फी क्विंटल इमदादी कीमत पर खरीदी का ऐलान करे, ताकि किसानों को उनका जायज हक मिल सके। दूसरी तरफ बीजेपी के MP धर्मापुरी अरोनद, जो हल्दी बोर्ड के क़याम का दावा करते हैं, वो खुद किसानों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत हासिल न होने की वजह से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बीजेपी के रहनुमा बंडी संजय ने बोर्ड के क़याम के वक्त हल्दी की कीमतों में इजाफा और किसानों को मजीद फवाइद के वादे किए थे, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अभी तक इस सम्त में कोई अमली कदम नहीं उठाया है। कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर मुदाखलत करे और हल्दी के किसानों को उनके हुकूक दिलाने के लिए जरूरी इक़दामात रुबा अमल लाए। रियासती और मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की मुश्किलात का हल निकाली, न कि उनके साथ धोखा करे। हल्दी किसानों की माशी बदहाली के खात्मा के लिए ठोस पॉलिसियों और अक्ल तरीन इमदादी कीमत की फौरी फराहमी। జై తెలంగాణ. ఇవాళ నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులు ఉద్యమిస్తున్నటువంటి తీరుని మనం గమనించడం జరిగింది. మొన్న మిర్చి రైతులు అదే తీరుగా ఉద్యమించిండ్రు. కానీ మాటలు చెప్పినటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు కూడా మరి రైతులకు ఆదుకోవడానికి ముందుకు రావడం లేదు. నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులకు 15,000 మద్దతు ధర ఇస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు. అదే మాట గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా చెప్తున్నారు. కానీ పసుపుకు ఇప్పుడు కనీసం 11,000, 9,000 కూడా రానటువంటి పరిస్థితులలో ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి మా నిజామాబాద్ పసుపు రైతుల్ని ఆదుకోకపోవడం అన్నది కేవలం రైతుల్ని నయవంచన చేయడమే, మోసం చేయడమే. కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి
పసుపు పంటను కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి కనీసం 15,000 రూపాయలు మద్దతు ధర ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా పసుపు బోర్డు తీసుకొచ్చామని చెప్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మా ఎంపీ అరవింద్ గారు కూడా మరి ఈ సందర్భంలో కనీసం రైతులను పరామర్శించేటటువంటి పరిస్థితి కూడా కనబడడం లేదు. పసుపు బోర్డు తీసుకొచ్చారు, దానికి చట్టబద్ధత లేదు. పసుపు బోర్డు తీసుకొచ్చినారు, దాంతో పసుపు రైతులకు ఒరిగిందేమీ లేదు. కనీసము ఆ పసుపు బోర్డు ఇనాగ్రేషన్ టైంలో బండి సంజయ్ గారు ఒక మాట చెప్పినారు, మేము చాలా దీంతో పసుపు రైతులకు లాభం చేస్తాము, ధరలు పెంచుతామని చెప్పినారు. మరి ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కూడా కనీసం కనబడతలేదు. సో ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు రావాలని చెప్పి రైతులను ఆదుకోవాలి, పసుపు రైతులను అని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. जय तेलंगाना। वजीर आला रेवंत रेड्डी के मुतनाज़ा बयाना। केसीआर इस वक्त स्ट्रेचर पर है, जल्द ही मुर्दा खाने पहुंच जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी। हाँ, मसाइल हैं। अगर सरकारी मुलाजमीन हुकूमत का साथ न दें तो हमारी हालत मजीद बिगड़ जाएगी और तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो जाएगा। रेवंत रेड्डी। हाँ, हम तनख्वाहें और बिल्स जेर इल्तिवा रख रहे हैं। आशा वर्कर्स की तनख्वाहें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के फंड्स रोक कर घुमाते हुए हुकूमत चला रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी। एक पैसा भी अपने पास नहीं रखूंगा, सारा पैसा सरकारी मुलाजमीन के हवाले कर दूंगा। आप ही बताएं इसे कैसे तकसीम करना है। रेवंत रेड्डी। SLBC मंसूबा तबाह हो चुका है, कालेश्वरम बंद पड़ा है, पोलामुरुनिगा रेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, रीजनल रंग रोड, ये सब बजट में शामिल किए बगैर तामीर करना होगा। वजीर आला रेवंत। మా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ మిత్రులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, పైసా పైసా లెక్క మొత్తం మీకు అప్పచెప్తా, ఏది ఎట్లా వంచాలనో మీరే చెప్పురి. ఇక నా దగ్గర ఏం లేదు, అనా పైసా నా అన్ని జేబులలో తీసి మీ ముందర పెడతా, టేబుల్ మీద పెడతా, ఒక్క పైసా కూడా నా జేబులో పెట్టుకొని నా నెల జీతం కూడా మీకే ఇస్తా. ఎట్లా వంచుదామో చెప్పురి. ఎస్, కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, ఉండొచ్చు, కానీ సమస్యల మీద చర్చించుకుంటూ సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వానికి సహకరించమని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎవరన్నా అనుకుంటే ఇంకా మన పరిస్థితులు దిగజారిపోయి నెల నెలా జీతభత్యాలు ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితికి పడిపోతాము. అర్థాంతరంగా ఆగిపోయిన కాళేశ్వరం కట్టాలి, కూలిపోయిన శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ని కట్టాలి, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలు కట్టాలి, రీజనల్ రింగ్ రోడ్కు నిధులు ఇవ్వాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఏం అభివృద్ధి చేయాలన్నా కూడా ఇందులో నుంచే తీయాలి. ఇక ఓ నెల ఆశా వర్కర్లకు పెండింగ్ పెడితే, ఓ రోజు అంగన్వాడీ వర్కర్లకు పెండింగ్ పెడితే, ఓ రోజు షాదీ ముబారక్ పెండింగ్ పెడితే, ఓ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి పెండింగ్ పెడితే, అంటే ఓ నెల పాల పైసలు ఇచ్చి ఇంటికి రాయిపి, ఓ నెల ఇంటికి రాయి ఇచ్చేసి పిల్లల ఫీజులు బకాయిలు పెట్టి పిల్లల ఫీజులు ఒక నెల కట్టి ఇట్లా రొటేషన్ చేసే పనే జరుగుతుంది. మీరు మాకు స్ట్రెచర్ ఉందని అనుకుంటే ఆ స్ట్రెచర్ ఉందని విర్రవీగితే స్ట్రెచర్ మీదకి పంపించరు. ఇట్లే చేస్తే ఆ తర్వాత మార్చరికి పోతారు. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. केसीआर की 10 साला हुकूमत में सिर्फ गलतियां और कर्जे ही रहे। BRS ने 10 साल में सिर्फ कलवाकोंटला खानदान की तरक्की की, जबकि तेलंगाना के अवाम पसमानदा ही रहे। कांग्रेस ने 12 महीनों में तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम किया, किसानों के कर्जे मुआफ किए, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया और ख्वातीन के लिए फलाही स्कीमें नाफिज की। गवर्नर के खिताब के दौरान अपोजिशन का रवैया मायूस कुन था, जबकि BRS में अंदरूनी कश्मकश और खानदानी सियासत उरूज पर। నిజంగా కేటీఆర్ గారికి నేను మీడియా ద్వారా సూటిగా ఒక సవాల్ విసదలుచుకున్నా. నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీ 10 ఏళ్ల మీ పరిపాలనలో మీరు ఏం చేసిర్రో మీరు చర్చకి రండి. మా 15 నెలల పరిపాలనలో మా ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో మేము చెప్తాం. మీరు ఈరోజు మా హామీలు మా గ్యారంటీల గురించి మాట్లాడుతారు. మీ మేనిఫెస్టోలో ఒక హామీ ఉండే, ఒక గ్యారంటీ ఉండే, దానికి ఎటువంటి డబ్బు అవసరం లేకుండే, దానికి రూపాయి ఖర్చు లేకుంటే ఇచ్చే హామీ ఒకటి ఉండే, అది దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని చెప్పి మీరు మాట్లాడారు. మీరు ఎందుకు చేయలేకపోయినరు? చేయకపోతే తల నరుక్కుంటాను నువ్వు మాట్లాడినావు. ముందు వాస్తవానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న దళిత సోదరులకి దానిపైన సమాధానం చెప్పి దాని తర్వాత మీ తండ్రి గారు కానీ నువ్వు మాట్లాడాలని చెప్పి కేటీఆర్ గారికి సూచిస్తున్నా. ఏ విషయం పైన నువ్వు ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు జరిగిన డెవలప్మెంట్ పైన కానీ, హైదరాబాద్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ పైన కానీ, నిరుద్యోగుల అంశం పైన కానీ, విద్యార్థుల సమస్యల పైన కానీ, రైతులు పట్ట బాధల గురించి కానీ, గిరిజనుల బిడ్డలు పట్టు చేస్తున్న ఆందోళన విషయాలు కానీ దేనిపైన చర్చకి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కేటీఆర్ గారు వస్తే 100% ఆ చర్చలో మా 15 నెలల పరిపాలన ఏంది చాలా స్పష్టంగా చెప్పడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. आज मुल्क के शहरी खौफ के साथ ट्रेन में सफर करते हैं। लोगों के दिल में हमेशा ये डर रहता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इस खौफ की सबसे बड़ी वजह रेलवे हादसात है,
जिनकी एक तवील फहरिस्त मौजूद है। बीजेपी हुकूमत ने रेलवे को इस हाल में पहुंचा दिया कि ट्रेनें बगैर ड्राइवर के पटरियों पर दौड़ रही हैं और 60 किलोमीटर बाद किसी तरह रोकी जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद की जान चली गई। आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? एक रुकन पार्लियामेंट ने वजीर रेलवे से पूछा कि लंबी दूरी की ट्रेनों में ख्वातीन की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, जिस पर वजीर रेलवे ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगले ही दिन हमने देखा कि कोयम्बटूर तिरुपति के दरमियान चलने वाली ट्रेन में एक हमला खातून के साथ दरिंदगी की गई और फिर इसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ऐसी भयानक वारदातें ट्रेनों में हो रही हैं और ख्वातीन की हिफाजत का यह हाल है। राज्यसभा में अनिल कुमार यादव का मुकम्मल। सर, मैं भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना से आता हूं, जिसका कुल आबादी 4 करोड़ लोगों का है और उन 4 करोड़ लोगों के तरफ से मैं मेरे नेता सोनिया गांधी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा तेलंगाना राज्य का सपना पूरा किया है। और तेलंगाना राज्य में जो युवा ने तेलंगाना के लिए बलिदान दिया है, उन सभी परिवार को मैं नमस्कार करता हूं। सर, मुझे आज मेरे पार्टी ने वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन रेलवेज के बोलने का मौका दिया है। मैं एक बार इतिहास में जाना चाहता हूं, आजादी के बाद इंडियन रेलवेज का क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। मैं 1950s की बात करना चाहता हूं, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था और माननीय मंत्री जी का भी उस समय जन्म नहीं हुआ था। ये तो है सर। 1950s के अंदर वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया था। सर, 1951 के अंदर नेशनलाइज होने के बाद पंडित जवाहरलाल जी का ये सोच था कि अगर इंडियन रेलवे को इंप्रूवमेंट करना है तो केवल एक ही मार्ग है, हिंदुस्तान के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। सर, 1950s के अंदर वो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जिन्होंने सर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने ईस्टर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने साउथ ईस्ट जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का भी एस्टैब्लिशमेंट किया था। सर, इन 1957 रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO का भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। RDSO इज एन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने आबादी में इजाफे के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर औरत को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, हम आने वाले दिनों में इस मामले की निगरानी करेंगे। वजीर आला के इस बयान ने मुख्तलिफ हलकों में बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने इस ख्याल का खैर मकदम किया, जबकि कुछ ने इस पर तशवीश का इजहार किया। ब्रेक साइलेंस, టాక్ అబౌట్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఈరోజు మీరు కానీ మాట్లాడకుండా ప్రతి ఒక్క కపుల్, ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ 2 కంటే ఎక్కువ పిల్లల్ని ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే కనాలి. ఈ మాట మాట్లాడాలి. మీరు మీ ఊర్లో ఇస్తాం, మీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇస్తాం, మీ మండలంలో ఇస్తాం, కానీ మీ ఫ్యామిలీలో కూడా మానిటర్ చేస్తాం ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో. ఆ స్టేజ్కి వస్తున్న ఆ దిశ. CCTV फुटेज, पानी मांगकर मंगल सावतर चुराने वाला चोर। हैदराबाद के BHB में मंदिर के करीब एक घर के सामने रंगोली बना रही खातून से पानी मांगकर इसकी गर्दन से 2.5 तोला सोने की चीन चारा कर फरार होने वाला चोर। वाकये पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस तफ्तीश कर रही।
नु पुलिस के करीब सड़क हादसा बीटेक तालिब इल्म हला। गंडीपेट से कार में हैदराबाद जा रहे MGIT के 5 तलबा नु पुलिस के करीब मूवी टावर के पास तेज रफ्तारी के सबब डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में श्रीकर नामी तालिब इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दीगर 4 तलबा शदीद जख्मी हो गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में खाने में ब्लेड और कीड़े। OU गोदावरी हॉस्टल में रात के खाने में ब्लेड मिलने पर तलबा का एहतजाज। रोजाना खाने में कीड़े और ब्लेड मिलने की शिकायत के बावजूद आला हुक्काम की अदम तवज्जोही पर तलबा ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया। स्लोगन रावाली रावाली बीसी रावाली 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 बीसी रावाली 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 बीसी रावाली we want justice we want justice we want justice रावाली रावाली बीसी रावाली 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 बीसी रावाली 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 बीसी रावाली we want justice न्यूड वीडियो कॉल्स के जरिए MLA वमूला वीरशैम को ब्लैकमेल करने वाले साइबर मुजरिम गिरफ्तार। मुल्जिमान की शनाख्त मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वालों के तौर पर हुई। एक हफ्ता कबल वमूला वीरशैम को न्यूड वीडियो कॉल करके बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर भेजकर रकम का मुतालबा किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस के ताउन से मुल्जिमान को नकरिकल मुंतकिल किया गया। सरकारी अस्पतालें चूहों की पनाहगाह बन गईं। जगतियाल जिला के सरकारी अस्पताल में मरीजों के दरमियान आजादाना घूम रहे चूहे। माजी में भी अस्पताल में चूहों की मौजूदगी की खबरें आईं, लेकिन अमले की लापरवाही के बाइस दोबारा वही हालत। एक तरफ चूहों की परेशानी, दूसरी तरफ अस्पताल में बिजली का बहरान, यहाँ तक के जनरेटर भी ऑन नहीं किया जा रहा। मरीजों की शिकायत। ఇది హాస్పిటల్ ఇదేదో బయట వేయించుకుంటే అవుతుంది, ఇది ఎందుకు మంచిది? क्या अब भी लंबे अरसे बाद एसी चला रहे हैं? तो आपके एसी में भी इसी तरह सांप हो सकते हैं। विशाखा जिला के पंदारत्ती में सतिया नारायण नामी शख्स के घर के एसी में सांप ने बच्चे दिए। इत्तला मिलने पर स्नेक कैचर ने एसी से सांप और उसके बच्चों को बाहर निकाला। सांप के बच्चों को देखकर मकामी लोग खौफ और परेशानी में मुब्तला हो गए। तालाब पर कब्जे की शिकायत करने पर जनासीना पार्टी के कारकुन के घर पर हमला। काकीनाडा जिला के काजविलोरू मंडल के अंदरनगी गांव में सरकारी तालाब पर नाजायज कब्जे की शिकायत जनासीना पार्टी कारकुन अमर ने पीर के रोज काकीनाडा कलेक्टर से की। ये बर्दाश्त न कर पाने वाले कुछ अफराद ने मंगल के रोज अमर के घर जाकर उसके अहल खाना पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने होली के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें होली के रंगों से मसला है उन्हें हिजाब पहन लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे मुस्लिम ख्वातीन हिजाब पहनती हैं, इसी तरह मर्दों को भी हिजाब पहनना चाहिए ताकि उनकी टोपी और जिस्म महफूज रहे।
इससे कबल बिहार के बीजेपी एमएलए हरभूषण ठाकुर ने भी मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी करते हुए कहा कि होली के दिन मुसलमानों को अपने घरों में रहना चाहिए ताकि हिंदू बिला रुकावट अपना त्यौहार मना सके। ठाकुर ने मजीद कहा कि रमजान के दौरान मुसलमानों को हिंदुओं को त्यौहार मनाने देना चाहिए और अगर उन पर रंग लग जाए तो बुरा न माने। उन्होंने कहा साल में 52 जुमे होते हैं, होली का त्यौहार भी उनमें से किसी एक जुमा को आता है, इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं को त्यौहार मनाने में रुकावट नहीं डाली चाहिए। सुझाव उनके लिए है त्रिपाल का हिजाब टोपी वाले जो लोग अपने आप को नमाजी कहते हैं वो त्रिपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं, क्योंकि उनकी तो बेगम भी पहनती है तो उन्हें पहनने में कोई बुराई भी नहीं है, उनकी टोपी गीली नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते कि रंग 20 मीटर तक डालो, 25 मीटर तक डालो, यानी 60 मीटर नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और जिनको रंग से ऐतराज है वो इस सब काम को करो, जिनको नहीं है ऐतराज उनका स्वागत है, ये मेरा कहना है। ये भी कहा है कि घर से ना निकले ऐसे लोग जो उनके ऊपर कलर पड़ जाए। अब बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो वैसे भी हिंदुओं को काफिर कहते हैं, भैया काफिरों का कलर कहीं पड़ जाएगा तो उनको नापाक हो जाएंगे, सारे नापाक काम करते हैं वो लोग, और हमको काफिर कहेंगे, हम में से उत्पत्ति हुई, हमको नापाक कहेंगे, खुद नापाक लोग हैं। तो इसलिए घर से ना निकले, एक दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे अपने घर में पढ़ लेंगे, कोई मस्जिद में कोई इनकी मूर्ति तो होती नहीं, मस्जिद में दीवार है, घर में भी दीवार है, सेम है। अदालत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया, लेकिन उनके नाम खबरों से गायब कर दिए गए। शिव कुमार सक्सेना ने अवामी मकामात पर गैर कानूनी होर्डिंग लगाने के खिलाफ द्वारका थाने में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शिकायत कबूल नहीं की, जिसके बाद वो अदालत पहुंचे। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि शिकायत पर गौर करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन मीडिया ने शिकायत कुनिंदा का मुकम्मल बयान ही नजरअंदाज कर दिया। शिव कुमार सक्सेना ने अपनी शिकायत में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोज तिवारी, परवेश वर्मा, रमेश बुधवरी, अरविंद केजरीवाल और गुलाब सिंह यादव के नाम शामिल किए थे, लेकिन मीडिया ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी रहनुमाओं के नाम हज़्फ कर दिए और ऐसा जाहिर किया जैसे सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया गया। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ये शिकायत करता है शिव कुमार जी, और शिव कुमार जी ने ये कहा कि बहुत से स्थानों पर गलत ढंग से होर्डिंग्स लगाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे होर्डिंग लगाई गई है, पोस्टर लगाया गया है, और इसके लिए उन्होंने थाने में शिकायत की द्वारका में। वो द्वारका थाने में शिकायत उनकी दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती, तो फिर वो 200 की कार्रवाई में आगे की अदालत में जाते हैं, फिर 200 की कार्रवाई में उस अदालत से आदेश होता है निचली अदालत को, और निचली अदालत ये आदेश देती है कि जो मान्यवर शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र है द्वारका थाने में, उस पर एफआईआर दर्ज करो। यह है पूरा मामला। अब आप लोगों ने शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र ही नहीं पढ़ा, शिव कुमार जी ने किसकी किसकी शिकायत की है वही नहीं पढ़ा, और आपने खबरें, ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्षमा कीजिएगा मुझे, अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, अब आप हैरान हो जाएंगे, और उन जज साहब का तो अभिनंदन होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए यह आदेश करने के लिए, सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, शिव कुमार सक्सेना, शिव कुमार सक्सेना ही पूरा नाम है। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी का नाम दिया है।